तो आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें हम मिल के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद मल्ल सर, जो गुजरात में डीजीपी पद से रिटायर हुए और अभी विभिन्न समाज कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद चैनल पे जी। तो सर, आप हमें बताइए कि आप 1986 में कि किस तरह आपकी वो जर्नी रही IPS क्वालिफाई करने की। मतलब उसके बाद की बात आप पूछ रहे हैं? उससे पहले की सर मैं उससे पूछना पहले चाहता की बात हूँ हुई कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे रही, आप गांव से निकल के कहाँ कहाँ आप गए, वो पढ़ाई कैसे रही आपकी? तो हम गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में, गोरखपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर उर्वा बाजार में हम बचपन में रहे। वैसे तो हम लोग का जो मूल गांव है वो मऊ जिले का मधुबन के पास है, लेकिन हम लोग बचपन से ही गोरखपुर जिले के उर्वा बाजार में रहे और वहीं पे पढ़ाई की प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में। फिर वहाँ जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाई की और बड़ा एक तरीके से सहज जीवन रहा। और गांव में जैसे होता है, पहले हुआ करता था, तो गांव में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ज़िंदगी में आने लगे हैं जी। लेकिन उस समय बड़ी सीधी सादी ज़िंदगी हुआ करती थी। तो उस सीधी सादी ज़िंदगी में वहाँ पे हम रहते थे, पढ़ते लिखते खेलते कूदते। फिर 12वीं के बाद में हम जब पास हुए तो इलाहाबाद पढ़ने चले गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साइंस में हमने एडमिशन लिया, लेकिन उस समय पोस्ट इमरजेंसी पीरियड था और जो सत्र थे वो डिले हो रहे थे। तो फिर हम 1 साल के बाद छोड़ के बनारस IIT में चले गए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए जी। और वो एक ज़िंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण और सुंदर हिस्सा था बनारस में। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रावास में रहते थे। तो और पढ़ाई लिखाई के अलावा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अलावा वहाँ पे ज़िंदगी के अलग अलग आयामों से जुड़ने का मिला, कला से, संस्कृत से, बनारस की जो तहजीब है, बनारस के जो लोग हैं, दूसरी विषय के लोग। यूनिवर्सिटी, चूँकि यूनिवर्सिटी था वो जी। तो यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी और अलग अलग विभाग हुआ करते थे, संगीत। तो उन सब चीज़ों से भी ताल्लुक़ हुआ। फिर बनारस से पढ़ाई की, फिर 1986 में IPS ज्वाइन किया। तो ऐसे कहें तो आम ही तरीके से ज़िंदगी गुजरी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे लिए इस मायने में थी कि जब हम गांव में रहते थे तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि आज भी मेरे अंदर कुछ चीज़ें उस समय की मौजूद हैं। और बनारस ने तो खैर, एक कहते हैं कि जो व्यक्तित्व का शेपिंग होता है बनारस में हुआ। तो कहते हैं कि आप भारत में आए और बनारस ना घूमे तो आपने भारत घूमा ही नहीं। तो इस पे क्या विचार है सर आप? बिल्कुल सही बात है। बनारस एक तरीके से, वो मैं कहना चाहता था, जो बनारस के बहुआयामी चरित्र की मैंने बात की, बेसिकली वही कह रहा था कि बनारस एक तरीके से हिंदुस्तान की तहजीब का एक प्रतिनिधि है जी। आप अगर सांस्कृतिक रूप से देखें, धार्मिक या दार्शनिक रूप से देखें, तो वहाँ पे हिंदू धर्म का एक गढ़ माना जाता है, हिंदुओं का शहर माना जाता है। बौद्ध परंपरा से बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे सारनाथ है जी। इसी प्रकार से जैन और सिख परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कबीर वहाँ के एक बहुत सशक्त कैरेक्टर रहे हैं, जो कि वहाँ की ज़िंदगी को एक तरीके से परिभाषित करते हैं, ज़िंदगी को प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं कि भारतीय तहजीब का कोई ऐसा आयाम नहीं है जो बनारस में न हो। और गंगा नदी वैसे भी पूरे एक तरीके से कह लें कि हिंदुस्तान की तहजीब को लेकर के समाये हुए हैं। बहुत सारे गीत बने हुए हैं गंगा से जुड़े हुए, जो बेसिकली हिंदुस्तान की तहजीब से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल सही है, बनारस तो बनारस ही है। एक चीज़ मैं और आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा जी, कि आपका बचपन किताबों के बीच में ही गुजरा है या फिर गांव में निकल के बच्चों के साथ खूब खेलना कूदना? बचपन कैसा था आपका? देखिए, मैं तो ये कहूँ कि मतलब मैंने शुरू का बहुत सहज ज़िंदगी थी। तो सहज ज़िंदगी में एक तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था। हाँ। तो जब कंपटीशन नहीं था तो पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक ठाक होती है। पिताजी पढ़ाते थे तो इसलिए घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। आसपास हम वहाँ पे जो इंटर कॉलेज उसके पास में रहते थे तो वैसे पढ़ाई लिखाई वहाँ पर होती थी। तो
पढ़ाई लिखाई का वहाँ पर अच्छा माहौल था, पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन ये भी था कि घर के पास में कॉलेज था, लेकिन घर के पास में प्लेइंग फील्ड भी था, मैदान भी था। तो हम लोग घर से निकल करके फिर वो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब खेलते रहते थे, कबड्डी, दुनिया भर का मतलब जो भी खुराफात। तो मतलब आप ऐसे बच्चे नहीं रहे जो कहा जाता है कि IAS बनने के लिए सिर्फ किताब, नहीं, अरे वो सब, अरे वो एक तरह से वो उतना आगे तो सोचे ही नहीं। उस समय तो वही कल पढ़ना है, इम्तहान देना है। उस समय सर पता था IAS, IPS, UPSC? नहीं, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि लोग कहते थे कि वहाँ पे कॉलेज में 2 लोग पढ़ाते थे, एक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे यादव जी, और एक अंग्रेजी पढ़ाते थे पाठक जी। आप भूमिधर इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उरुआ श्याम विवेका सिंह इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते थे कि ये IPR हुए थे सिविल सर्विस में, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क आए, दूसरे में 0 आ गए, और इस तरह की बातें करते थे। खैर वो सच था झूठ था वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ अंदाज मिलता था कि ये चीज़ अपने लिए नहीं है, बहुत काबिल लोग थे, वो बहुत ज़्यादा वो सोचते नहीं थे, वो उस तरह की चीज़ नहीं थी। फिर ये आप IIT BHU से आपने IIT किया जी, तो उसके बाद सर अचानक से ये UPSC IPS इसका ख्याल कहाँ से आ गया? देखिए, पहली बात तो कि जैसा मतलब मैंने अब थोड़ी देर पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा आगे हम सोचते नहीं थे ज़िंदगी में। अभी कर लो 10वीं में पहुँचे तो 10वीं का इम्तहान ठीक से देख लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। उससे सब 12वीं का हो गया। 12वीं के बाद भी बहुत पता नहीं था, तो चले गए इलाहाबाद, लेकिन फिर बाद में लगा कि चलो IIT, तो IIT का इम्तहान दे दिया तो उसमें पास हो गए। उसी तरह से जब हम BTech में पढ़ रहे थे और आखिरी साल में पहुंच रहे थे, तो दिमाग में आया कि चलो ये भी देख लेते हैं। एक आध लोग इर्द गिर्द हमारे थे मित्र लोग, वो लोग इम्तहान दिए थे, पास हो गए थे, तो हमको लगा चलो ट्राई कर लेते हैं। पास होंगे नहीं होंगे वो तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन ये था कि चलो IIT के इम्तहान दिए थे, पास हो गए थे, इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। हालांकि ये पता था कि इम्तहान बहुत मुश्किल होता है, ये तो पता था कि मुश्किल होता है इम्तहान, तो लेकिन ये भी था कि चलो ट्राई करने में क्या था, मेहनत कर लेते हैं 1-2 साल, फिर देखा जाएगा। फेल हो गए तो फेल हो गए, पास हुए तो पास हो गए। तो फिर इस तरीके से वो इम्तहान हमने दिया। और जैसे कि हर आदमी जब देता है तो एंग्जाइटी तो रहती ही है जी। कुछ लोग शायद छोड़ करके जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, बाकी लोगों को पढ़ने में जितने भी अच्छे हो, लेकिन सिविल सर्विसेज में एंग्जाइटी रहती है कि कहाँ कैसा करेंगे, कितना करेंगे, वो चीज़ रहता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतनी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, सैकड़ों डिसिप्लिन्स हैं, लेकिन लगे कि ये तो हो गया, ये भी कोशिश कर लेते हैं, ये भी कोशिश कर लेते हैं। तो ये था कि मतलब देखते थे कि जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं, मेहनत करते हैं तो अच्छा कर लेते हैं। तो ये सोचा कि जब मेहनत करके अच्छा कर लेते हैं, अभी तक का करते रहे हैं, तो इस बार भी ट्राई करें, हो जाएगा तो अच्छी बात। तो ट्राई करने का मतलब सर आपने अपने आप को पूरा उसमें झोंक दिया होगा? मतलब ऐसे मैं कहूँगा कि मैं ऐसे कहूँगा कि हम लोग जब बीटेक को पढ़ता था उस समय, फिर वो थोड़ा स्कूल लेवल से फिर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा हो गया था। वहाँ पे हम वहाँ पे हम लोग थोड़े प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई, प्रोफेशनल मतलब कि क्या करना चाहिए वो करो, क्या नहीं करना चाहिए मत करो, फोकस्ड रहो, और थोड़ी डिसिप्लिन और रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें थोड़ा दिमाग में रख के करते थे। तो झोंक तो दिए एक तरीके से कि रोज़ जैसे मान लीजिए 8-10 घंटा पढ़ते थे, जो एक साल तक की पढ़ाई की, तो उस तरीके से तो झोंक दिए। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि जी जान लगा दी, ऐसा भी नहीं था। मतलब लाइफ वॉज, मतलब आई वॉज मेकिंग एफर्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। मतलब इट वॉज ऑल राइट, इट वॉज मतलब गुड। सर आपने एक बात कही कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युवाओं को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हमें जिस फील्ड में है वो उस फील्ड के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कैसे आइए आइडेंटिफाई करना बहुत एक्चुअली आज की तारीख बिल्कुल सही बात है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी ज़िंदगी में होता है, व्हाट टू डू क्योंकि नॉट टू डू। एग्जैक्टली, तो क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं जी, मेहनत करने के बावजूद भी, मैं ऐसा नहीं करता कि फेलियर होती है, फेलियर तो ज़िंदगी मिलेगी ही मिलेगी, हर किसी को मिलती है और हर आदमी का अपना हिस्सा होता है, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन ये कई बार मैंने देखा कि लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब गलत तरीके से मेहनत करते हैं, कोई भी मशीन की एफिशिएंसी वही होती है कि
कितना अच्छे से अपने एफर्ट को आप लगा रहे हैं, कितने स्ट्रीमलाइन तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो उसमें मतलब वही देखना है कि अब जैसे सिविल सर्विस का एक उदाहरण बताऊं, कई लोग क्या करते हैं कि अखबारों पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो एक दिन में 3-3 घंटे अखबार पढ़ेंगे, उसे नोट्स बनाएंगे और कटिंग्स रखेंगे। मेरे ख्याल से वो तरीका गलत है। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आप अखबार ले रहे हैं तो आधे घंटे 45 मिनट में आपको समझ आ जानी चाहिए क्या उसमें से रिटेन करना है, क्या नहीं रिटेन करना है। छोटा सा कोई एक चीज़ है, 1-2 चीज़ें मिली, आप एक नोटबुक रखिए, उसमें लिख लीजिए, अखबार को किनारे करिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि ये सोचिएगा कि हम कटिंग रखेंगे बाद में पढ़ेंगे। मैं यकीन के साथ कोई न कटिंग फिर से देखता है, वो कमरे में वो गंदगी बनती जाती है और आपको दिमाग का भी वो कचरा होता है वैसे इकट्ठा होता है। आपका रिसोर्स, मैंने कहा ना, रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे आप कंप्यूटर्स में फाइल्स रखते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन सही करना पड़ेगा ना, कि आपको जब चाहिए तो आपको पता हो कि कहाँ पे वो पड़ी हुई है, कौन सी फाइल कहाँ है। नहीं तो पता चला कि आपने सेव तो किया हुआ लेकिन कहाँ सेव किया हुआ पता नहीं, वो नहीं पता है, तो उस समय पे नहीं मिलती है। तो उस इसमें भी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ाई लिखाई की है उसको किस तरीके से उसको आपने अरेंज किया हुआ, सो दैट व्हेन एवर यू नीड यू कैन रिफर बैक। कोई चीज़ भूल रही है, मान लीजिए अगर बजट पे कोई चीज़ है, तो आपको पता है कि बजट की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पढ़ी थी जब बजट आया था, तो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो उससे अच्छा है कि उसको आप एक नोटबुक में कहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए। आप कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर में लिख लीजिए। नोटबुक मेरे ख्याल से आज भी बहुत आइडियल है, क्योंकि उसको एक्सेस करना थोड़ा आसान है वो। जी सर, आपने एक बात और आपने जब बता रहा था अपनी जर्नी के बारे में, आपने कहा कि मेरे साथ के कुछ लोग थे जो परीक्षा उसके दिए यूपीएससी की और उन्होंने क्वालिफाई किया, तो संगत का असर सर उसमें क्या, क्योंकि आपके साथ के लोग, आपका वो माहौल मेरे ख्याल से वो वैसा रहा पढ़ाई लिखाई वाला। मैं ऐसे कहूँगा कि मेरे साथ मतलब हर तरह का माहौल था, खेलने कूदने वाले भी लोग थे, साहित्य वाले लोग भी थे, सब कुछ था। मतलब उसमें ये होता है कि आपको ये लगता है कि ये इन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, ये वाली चीज़ आने लगती है। फिर अगर दूर से, जैसे वो ना बचपन में सुनते थे कि वो फेल हो गए तो बहुत मुश्किल, और वो बड़े काबिल आदमी, तो लेकिन जब देखते हैं कि आपके जैसा ही कोई एक पास हो गया तो आपको लगता है यार हम भी कोशिश कर सकते हैं, तो वो चीज़ एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है और लगता है इट इज़ डूएबल। तो पहले तो ये है कि ये सिविल सर्विस में खास करके कि ये यकीन होना चाहिए कि ये करने क्या सकता है, मतलब मैं इसको कर सकता हूँ, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। पहले से अगर आप मान लीजिएगा कि नहीं होगा तो फिर वो गड़बड़ होता है। ये देखना चाहिए कि कोशिश करूँगा, हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय शुरू करते समय आपको लगना चाहिए कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। वो अप्स डाउन्स थोड़े बहुत चलते रहते हैं, बहुत ही स्वाभाविक है, इतना बड़ा कंपटीशन है। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि जो कॉन्फिडेंस के साथ में मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसे लोगों में मैंने किसी को फेल होते हुए नहीं देखा। 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में लोग कर लेते। तो सर आपका कितने अटेम्प्ट में आया? मैंने तो पहले अटेम्प्ट में IPS मिल गया था, फिर दूसरा अटेम्प्ट में लिया था, उसी के आसपास रैंक आई थी, तो मैं नसीबदार लोगों में था कि पहले अटेम्प्ट में पहले। और मेहनत भी थी सर? हाँ, मेहनत थी, मैं वही कह रहा हूँ कि मेहनत थी, सही, निश्चित रूप से मेहनत थी। बिना मेहनत के तो सिविल सर्विस की बात ही करना मुश्किल था, क्योंकि जैसे जनरल स्टडीज पढ़ना होता है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर से आपके पास रहता है, लेकिन तो मेहनत तो करनी पड़ती है। और सब्जेक्ट भी आपके, जैसे मेरा फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े रहते हैं, इम्तहान के हिसाब से पढ़े रहते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इतना शायद नहीं पढ़े रहते हैं, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ता है कि हर एक चीज़, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सर गुजरात में आपके कितने साल की सर्विस रही? गुजरात में मतलब मेरी IPS में पूरी 35 साल रही, उसमें से 2-2.5 साल निकाल दीजिए, बाकी गुजरात में ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, और 3-4 साल दिल्ली में था मैं, तो वो छोड़ दीजिए, तो बाकी गुजरात में ही। तो गुजरात में आप रहते हुए आपने PhD भी की हुई है? हाँ, बहुत बाद में किया। बाद में वो हम जब IG हो गए थे और दिल्ली से भारत सरकार से वापस गए, तो फिर एक समय पे लगा कि कुछ किया जाए, कुछ और सीखा जाए, देखा जाए, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था स्टेलमेट जैसा लग रहा था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। सर ये मोटिवेशन कहाँ से आती है कि कुछ और करना है, कुछ और, क्योंकि एक समय के बाद कोई IPS होता है, उस रैंक पे आने पर सोचता है कि हमने कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं, लेकिन कुछ और, ये चीज़ कहाँ से आती है? उसमें ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से हर एक आदमी जो है, हर एक आदमी को समय पे ये लगता है कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंट सिचुएशन, कुछ देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ और चाहिए मुझे। ये चीज़ हर व्यक्ति को लगता है कि अब आई हैव डन इनफ ऑफ दिस, कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़े, करें, कुछ नया ट्राई करें, हर एक व्यक्ति को लगता है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। अब उसमें ये होता है कि
सम पीपल आर फॉर्चुनेट कि वो जैसा चल रहा है वैसे चल रहे हैं तो खुश रहते जी। हैं, वो भी एक नसीब की बात होती है कि जो है उसमें वो संतुष्ट हैं। और दूसरा ये होता है कि एक्सपेरिमेंट करने का, तो चलो लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, देखते हैं क्या हो रहा है जी। तो उसको ट्राई करते हैं। तो मेरे दिमाग में आया और उसमें ये था कि मतलब वो भी बहुत ट्रिकी चीज़ थी, क्योंकि इंजीनियरिंग, आप बताओ कि 25 साल में इंजीनियरिंग बहुत बदल जाती है। हाँ। साइंस तो बदल ही जाता है, इंजीनियरिंग तो खास करके बहुत बदल जाती है। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर तो इतना बदला, तो अंदर एक थोड़ा सा एक एंग्जाइटी भी रहता है कि नई चीज़ें होंगी, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन फिर वही अंदर से वो पुरानी चीज़ की करेंगे तो कुछ तो हो ही जाएगा, मतलब ऐसा क्या है, इंसान ही करते हैं तो कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर पीएचडी के लिए वो इंटरेस्ट दिया। और हमने आपके बारे में एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आप विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं अहमदाबाद जी यूनिवर्सिटी में। तो सर एज अ प्रोफेसर आपकी लाइफ कैसे चल रही है? बहुत ही बढ़िया चल रही है। ऐसा भी जब मैं रिटायर हुआ तो पीएचडी, उससे मेरी पीएचडी 2015 में पूरी हो गई थी जी। तो वहाँ पे गुजरात में एकेडमिक फील्ड में अहमदाबाद गांधीनगर में लोग मुझे जानते थे कि इन्होंने रिसर्च किया, अच्छा ठीक ठाक काम किया, अच्छा तो आउटस्टैंडिंग तो क्या कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक काम किया, ऐसा लोगों को पता था कि। और इन्होंने वो जो जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन किए तो सबसे पहले मैंने पूरा किया था पीएचडी, ये भी एक बात थी। तो ऐसे ही बात हो रही थी, तो फिर मैंने बातचीत में एक दो लोगों को बोला कि हाँ मैं सोचता हूँ कि एकेडमिक्स, अब पुलिस बहुत हो गया 35 साल, तो अब एकेडमिक्स थोड़ा सा और आगे जो भी मैंने काम रिसर्च वगैरह में किया उसको आगे परसू किया जाएगा। तो फिर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर मिला, तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, नई यूनिवर्सिटी है, बड़ा क्रिएटिव माहौल है, लिबरल माहौल है और पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा सर, आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं क्या? फिल्मों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैं बताऊँ कि मैं स्टूडेंट था तो बहुत फिल्में देखता था जी। और फिल्मों के बारे में जानकारी रखना भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था जी। लेकिन ऐसा हुआ कि इस इंटरेस्ट के बावजूद जब मैं नौकरी में आया तो फिल्में देखना कम हो गया, और उसका दोष मतलब मैं फिल्में अभी भी देखना चाहता हूँ, अभी भी कभी कभी चला जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ, लेकिन उसका दोष ये रहा कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता रहा और एक चीज़ पूरा करूँ, दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, और ऐसा भी नहीं करूँ कि लोड के रूप में। अब जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो जैसे हम बुद्ध से कबीर तक कर रहे हैं, तो उसे कबीर तक के लिए भी कुछ करना पड़ता है, तो इसमें कुछ समय जाता है। फिर मेरा रेगुलर जो प्रोफेसर का काम है उसमें कुछ होता है, और भी एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत मैं करता रहता हूँ, तो उसमें समझ आता है। तो अब उसमें ये होता है कि अब ये सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तो देखा जाएगा, अभी जो ज़रूरी चीज़ें उन्हें कर लिया जाए फिर, तो इस तरीके से है मतलब ऑप्टिमाइजेशन है। जो लोग पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या होते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो मूवीज़ देख के फैसिनेट हो जाते हैं कि यार बहुत अच्छी लाइफ, मतलब ये रुतबा है, ऐसे जाना है, गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें कुछ लोग देख के मोटिवेट हो जाते हैं, तो उसका क्या सीन? मतलब ये है कि देखिए पुलिस में एक मैं ऐसे कहूँगा कि टफ जॉब है जी। खास करके कांस्टेबल के लेवल पे या सब इंस्पेक्टर के लेवल पे काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी डिमांडिंग जॉब है जी। क्योंकि फील्ड में रहना पड़ता है और बहुत ऑड आवर्स में काम करने पड़ते हैं, तो बहुत ही चैलेंजिंग। ग्लैमर इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ पुलिस लाइफ। ग्लैमर है क्योंकि पब्लिक है, विजिबिलिटी है, आपको पावर है बहुत सारा कुछ करने का, तो एक तरीके से वो है कि पब्लिक विजिबिलिटी है, लोग आपके पास आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टफ लाइफ है, चैलेंजेस हैं, कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल समस्याएं भी आ जाती हैं, और मतलब उसमें ये भी है कि डिफ़िकल्ट ज़्यादा है मैं कहूँगा कांस्टेबल्स के लिए, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशंस, ऑफिसर्स का तो मुश्किल है, लेकिन ऑफिसर्स को सपोर्ट दूसरे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब हालांकि ऑफिसर्स के भी डिफिकल्ट, सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कहूँगा जो फील्ड लेवल पे जो काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो सोच लें। मतलब निश्चित रूप से एक ऐसा काम है पुलिस जो कि लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो वो एक एडवांटेज है कि अगर आप उस एटीट्यूड से कि लोगों के लिए काम करना है, तो पुलिस से अच्छा कोई काम नहीं है।
सर हमें एक चीज़ और पता चली थी, आप ओलंपिक कमेटी में ये पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो गेम्स होते हैं आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये चीज़ कैसे हो गई? ये अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ पुलिस एंड फायर गेम्स बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। तो अब इसमें ऐसे है कि अब जैसे स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, पुलिस में मैं रहा हूँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जानता हूँ जी। तो एक समय पे ऐसा आया कि ये बोर्ड ने मुझे ऑफ़र किया कि ये है, अगर आप करना चाहें तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगा कि एक और आयाम, एक नया चीज़ एक नई चीज़ देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ, और इसका थोड़ा कैरेक्टर अलग है। मतलब इसमें बेसिकली स्पोर्ट्स तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है इसका रिलेशनशिप विद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़, तो वो एक चीज़ है। तो जैसे अलग अलग देशों के अलग अलग जो एशियन हैं, यूरोपियन स्पोर्ट्स, पुलिस स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, इस तरह की एजेंसीज हैं, एशियन कंट्रीज़ की हैं, तो उनके साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, कैसे स्पोर्ट्स में कॉपरेट, पुलिस स्पोर्ट्स में कैसे कॉपरेशन हो सकता है, तो वो सब चीज़ें। मतलब आपका विदेशों में भी आना जाना होता है इस? हाँ, इस मामले में पिछले दिनों जैसे अभी थोड़े दिन पहले यूरोपियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चीफ से ग्रीस में मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले यहाँ पे कुआलालंपुर में एक एशियन कंट्रीज़ के एशियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस की। तो वहाँ फिर जाके जब बातचीत होती होगी तो फिर वहाँ की पुलिस कैसे वर्क करती है और हमारे यहाँ की पुलिस कैसे वर्क करती है, क्या कंडीशंस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, क्या इन्हें, देखिए ये डिस्कशन होता है? बिल्कुल वही क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ चैलेंजेस ज़्यादा, कहीं पे कुछ चैलेंजेस ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में क्रिकेट की बैटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड क्राइम। CBI वगैरह भी कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि अब ये बेटिंग ऐसी चीज़ है आज के ज़माने में कि हिंदुस्तान में क्रिकेट हो रहा है और बेटिंग दुबई से हो रहा है, सिंगापुर से हो रहा है, कहीं और से हो रहा है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। और ये भी हो सकता है कभी कभी वहाँ के लोगों को उसका अप्रिसिएशन हो, क्योंकि कई देशों में बेटिंग जो है लीगल है। तो इस तरह के जो फोरम्स होते हैं वो काम आते हैं ऐसे में। और दूसरा ही कि जो दूसरे देशों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छा करते हैं, कुछ देशों में दूसरे देश अच्छा करते हैं, तो आज के बारे में यह है कि एक दूसरे से सीखना। जैसे नारकोटिक्स के बारे में कुछ देश बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखने की। हम जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग में हिंदुस्तान बहुत अच्छा करता है, तो दूसरे देश हमसे सीखते हैं। कम्युनल राइट मैनेजमेंट हिंदुस्तान बहुत अच्छा करता है, तो दूसरे लोग सीखते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से सीखना। तो मुझे तो रह के सर कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, क्योंकि आपके बारे में अगर आपकी अचीवमेंट्स को मैं लिखने जाऊं तो एक किताब भर जाए, जो मुझे फील होता है। क्योंकि अभी एक चीज़ अभी ध्यान आया कि सर आपने फॉरेंसिक्स में भी आपने कुछ पढ़ाई की है। मेरा जो PhD था वो बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक्स में था, इमेज फॉरेंसिक्स में था। इमेज में जो टैम्परिंग होती है डिजिटल इमेजेस में, तो उस पर मेरा काम था। तो वो काम हुआ। फिर उसके बाद में हमने वहाँ पे जो गुजरात में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे हमने कोर्स भी पढ़ाया डिजिटल फॉरेंसिक्स पे। साथ में 2 लोग और थे, उनके साथ में वहाँ पे बीटेक के बच्चों को हमने वो पढ़ाया। तो फॉरेंसिक्स एक एरिया है, तो अब ये तो इंजीनियरिंग का ही मतलब एक्सटेंशन है, इंजीनियरिंग का ही एक्सटेंशन है फॉरेंसिक्स के लिए। तो सर आप गुजरात में इतने समय तक आप गुजरात में रहे और आपका ओरिजिन है यूपी, तो सर आपको दोनों स्टेट में डिफरेंस क्या नज़र आता है? मतलब हिंदुस्तान की जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो ये है कि अलग भी है और मिलता भी है, यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। तो यूपी और गुजरात में कनेक्टिविटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं। तो कनेक्टिविटी यही है कि हमारी जो कल्चरल रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, रामकृष्ण वहाँ में हैं, अल्लाह वहाँ पे हैं, रामकृष्ण अल्लाह यहाँ पे भी हैं, और फ़र्क भी हैं। अब जैसे वहाँ पे जो बहुत सारे, जैसे वहाँ पे कृष्ण की पूजा ज़्यादा होती है, यहाँ पे राम की पूजा ज़्यादा होती है, शिव की पूजा यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये फ़र्क भी है। वहाँ पे छोटे मोटे देवी देवता अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं। यहाँ पे यूपी में थोड़ा सा अलग प्रकार के, यहाँ पे कम्युनिटीज़ के देवी देवता नहीं होते, सब लोग के होते हैं। तो उस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं है, तो कैरेक्टर थोड़े से अलग अलग। और हिस्ट्री का भी जो फ़र्क पड़ा है, हिस्ट्री जहाँ की रही है, जैसे यहाँ पे मेडिवल पीरियड में जो मुग़ल पीरियड रहा उसका बहुत असर यहाँ की तहज़ीब पे पड़ा है, यहाँ के संस्कृत पे, म्यूज़िक पे, आर्ट पे पड़ा है। वहाँ पे शायद उतना नहीं पड़ा है।
भाषा यहाँ की जैसे उर्दू वगैरह यहाँ की भाषाएं रहीं, तो ये चीज़ें इजाद होती गई, म्यूज़िक ठुमरी वगैरह जो था यहाँ पे इसी इलाके का, जो इसी इलाके से बना हुआ है। तो ये सब फ़र्क है। गवर्नेंस में भी थोड़ा फ़र्क है। हिस्टोरिकल रीजन के कारण वहाँ पे थोड़ा सा पंचायत सिस्टम ज़्यादा सफल है, मजबूत मैं कहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा पिछले सालों में कोशिश हमने की उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन यूपी में और ये है कि पानी बहुत अच्छा है, धरती बहुत अच्छी है, खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक की परंपरा बहुत ही समृद्ध रही है। तो सर एक चीज़ और, अगर आप पुलिस सर्विसेज में रहे गुजरात में, और अगर एक सवाल मैं आपसे ये ना पूछूं तो हमारे दर्शकों के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सर 2002 जो दंगा वहाँ पे हुआ था, उसके बाद कहा जाता है कि वहाँ पे कोई दंगे नहीं हुए, मतलब उस तरह की या फिर कम्युनल चीज़ें नहीं हुई उस तरह की। क्या उसका मतलब कि क्या चीज़ें वहाँ पे हुई जो ऐसी चीज़ें फिर नहीं हुई, और उस दंगे का असर क्या हुआ? क्योंकि आप उस फील्ड में अंदर रहे हैं, आंतरिक चीज़ें या फिर जो भी इम्पैक्ट होता है आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे सर। मैं ऐसे कहूँगा कि जो भी दंगे हिंदुस्तान में होते हैं, जो तो बड़े दंगे हुए हैं जी, जैसे कि हम अगर मोटे मोटे तौर पे याद करें तो 60s-70s में जो मेरठ, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, इन सब शहरों में जो दंगे हुए, 1969 में अहमदाबाद में दंगे हुए, 1981-85 में गुजरात में फिर दंगे हुए, फिर 1992 में पूरे हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था दंगे हुए, और फिर 2002 में बहुत बड़े दंगे गुजरात में हुए। तो ये जितने भी दंगे हुए, इनका एक कहते हैं ना कि एक निशान, एक दुखद निशान हमारे स्मृति पटल पे, हिंदुस्तान के स्मृति पटल पे रहता है। और दंगे किसी समय पे होना ना होना वो तो एक बात होती है, दंगे होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं, दंगे ना हो वो डिज़ायरेबल है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि दंगे ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि सांप्रदायिकता कम हो रही है या कम हो गई है। दंगे न होने के बावजूद भी समाज में सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। और मुझे जो लग रहा है कि हिंदुस्तान में पिछले करीब 40 साल में, और मैं अगर कहूँ तो 1985 के आसपास से, जब से ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाक़या शुरू हुआ, तब से हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। उससे पहले भी कहूँगा, मैं कहूँ 1980 के आसपास जो सिख मिलिटेंसी पंजाब में आई उस समय, और जो 1984 में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद हमने देखा जिस तरीके से सिख और सिखों पे जो अत्याचार हुआ, और फिर असम में जिस तरह से सांप्रदायिक घटनाएं हुई, तो 1980 के बाद मैं ऐसे कहूँगा कि लगातार सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। आज़ादी के बाद हमने समझा था कि, क्योंकि आज़ादी के समय धर्म के नाम पे ही बंटवारा हुआ था, सांप्रदायिकता के कारण ही बंटवारा हुआ था, तो हम थोड़े से एक तरीके से सजग हो गए थे, सतर्क हो गए थे, और जानते थे कि सांप्रदायिकता से देश का नुकसान होगा। हमारे पास ऐसे लीडर्स थे, नेहरू जी वगैरह, गांधी जी, जिन्होंने ये समझा और सांप्रदायिकता को एक तरीके से दबा के रखा। सरकार सतर्क थी। और लेकिन 1980 के बाद फिर से सांप्रदायिकता इस देश में बढ़ती गई, और फिर लैंडमार्क घटनाएं हुई 1985 के बाद में। 1989 जो रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, 1992 बाबरी मस्जिद वाला जो वाक़या हुआ, तो सांप्रदायिकता बढ़ती गई है। उसके बाद में जो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की राजनीति भी जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गई, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है, और ये बहुत दुखद हुआ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। धर्म के नाम पे असर्शन राजनीति के माध्यम से, ये खतरनाक चीज़, धर्म का राजनीति का खेल जो है बहुत खतरनाक होता है, और बहुत लोगों को पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर अब धर्म की बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन धर्म अगर व्यक्तिगत ज़िंदगी तक रहे तो अच्छी चीज़ है। उसमें धर्म से आदमी को बहुत एक जो लोग मानते हैं उन लोगों को एक मानसिक संबल मिलता है। लेकिन फिर अगर सोशल स्पेस में धर्म और सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है, और वो धर्म जो है उस तरीके से जो दूसरे धर्म से नफरत करता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी धर्म हो, तो वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती जाती है। और पिछले सालों में हमने देखा हुआ है, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं कि धर्म के नाम पे हिंसा हुई है, नफरत हुई है। आजकल पूरा नैरेटिव टेलीविज़न चैनल्स पे सांप्रदायिकता का होता है। टेलीविज़न चैनल्स तो मुझे लगता है कि वो सांप्रदायिकता खुद वो भड़का रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं। तो दंगे तो 2002 के बाद नहीं
नहीं हुए वो सही बात है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इससे हमें बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो जाने की और आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है। सांप्रदायिक कम्युनल डायनेमिक्स जो होती है वो निरंतर चलती जा रही है और ख़तरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है, उसके लिए हमें सतर्क। आज के यूथ से आप क्या कहना चाहेंगे जो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि पॉलिटिक्स ही देश की दिशा तय करती है, लोगों की समाज की दिशा तय करती है। तो ये बात निश्चित रूप से है कि एक सही पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस देश को सही दिशा में लेके जाए। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और पॉलिटिक्स की दिशा सही थी और हमने एक संविधान बनाए जिसमें सबको बराबरी का हक मिला, धर्म के नाम पे, जाति और भाषा के नाम पे कोई भेदभाव नहीं, स्वतंत्रता मिली। तो क्योंकि पॉलिटिक्स की दिशा सही थी तो हमने एक संविधान वैसा चुना और उसके बाद उसके हमें फल भी मिले। हमारा विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, शिक्षण का विकास हुआ, IITs बने, IIMs बने, क्योंकि एक सही दिशा हमने चुनी, सही पॉलिटिशियन, सही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमने चुनी थी। तो आज की तारीख में मैं कहूँगा कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो पहले तो इस देश का इतिहास समझिए, यहाँ की जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसके वैल्यूज़ को समझिए और ये सोचिए कि इस देश के लोगों का इससे कितना भला नुकसान हो रहा है। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति में आए कि आपको MLA बनना है, MP बनना है, फिर वो गड़बड़ होगा क्योंकि फिर उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि आज की तारीख में सारी राजनीति पैसे से होती है। और मैं तो कहूँगा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह का जो सिस्टम है ये मतलब सीधा साधा करप्शन से जुड़ा हुआ है। अब इसको लोग माने न माने, हालांकि पार्लियामेंट ने किया हुआ है, लेकिन आम फीलिंग ये है कि पॉलिटिशियंस अपने लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, आम पब्लिक के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। तो जो इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें इंट्रिंसिक कैरेक्टर ऑफ करप्शन है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं तो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। हालांकि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है क्योंकि जाति और धर्म और पैसा खर्च करना, एक असेंबली इलेक्शन में 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सर्वविदित है। तो ये सर यही चेंज अगर लाना हो तो आज के युवा ही हमें लगता है कि वो ला सकते हैं धीरे धीरे करके। हाँ बिल्कुल, युवा ला सकते हैं और ये भी है कि एक समहाउ कुछ ऐसा हुआ है कि जो लीडरशिप जो होनी चाहिए जो कि इस चीज़ को ला सके, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं कि जब सिचुएशन बहुत ख़राब होती है तो कहीं से कहीं लीडरशिप इमर्ज होकर आती है। गांधी जी आए थे, लीडरशिप इमर्ज होकर के आए थे। इससे बाद में भी जैसे 70 जयप्रकाश नारायण आए थे, तो गलत सही अलग बात है। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि देश में कहीं पे एक कमी है ऐसे एक नेतृत्व की जो कि सांप्रदायिकता का सामना कर सके, सांप्रदायिक के खिलाफ लोगों को एक लीड कर सके। और दूसरी जो करप्ट पॉलिटिक्स है या करप्ट गवर्नेंस है, गवर्न सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनके खिलाफ उनको पब्लिक को साथ में लेकर, क्योंकि अब ये होने लगा करप्शन को एक्सेप्टेंस मिल गया है। करप्शन जैसे कि इज नॉट एन इशू एट ऑल, उसके बारे में कोई, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। ये खतरनाक चीज़ में आम और गरीब इंसान का नुकसान होता है। जी सर, पॉलिटिक्स वे और पॉलिटिक्स के बारे में हमने चर्चा की, तो उसमें आपको योगी जी का कैसा लगता है लीडरशिप क्वालिटी और उनकी कार्यशैली कैसे लगती है आपको यूपी में? आप देखिए, हम योगी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मेरा कमेंट करना क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से जानता भी नहीं जी। और इतना जानता हूँ कि बहुत ही मेहनती आदमी हैं और ही जेन्युइनली कंसर्न विद पीपल्स गुड। अब कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है तो पब्लिक तय करेगी। बहुत सारे लोग के अलग अलग विचार हैं इसके बारे में और अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं। अब हर आदमी की सोच अपनी अपनी होती है राजनीति में और डेमोक्रेसी में हर एक के लिए स्पेस होता है। तो ये मेरे ख्याल से क्या उनका कैसा काम है और पब्लिक तय करेगी। मतलब मैं एक व्यक्ति के रूप में उनके बारे में कमेंट करूं तो बहुत उचित नहीं होगा, पब्लिक तय करेगी अब कैसा। जी तो सर, ये कम्युनल हार्मनी, दंगे, सारी चीज़ों को लेके आपने अपना एक ट्रस्ट बनाया हुआ है BSKT, बुद्ध से कबीर तक। सर उसका विज़न क्या है, उसको लेके आपके विचार क्या हैं आगे के लिए? तो जैसे पिछले कुछ मिनटों में जो हमने बात की समाज की जो हालात है, जिस तरीके से समाज में 1980-85 के बाद मैंने कहा कि जिस तरह से कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा है जी, और मैंने ये भी कहा कि आज की तारीख में शायद कोई एक सोशल इंटरवेंशन की या पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ सके जी। तो बुद्ध से कबीर तक एक उसी सोशल इंटरवेंशन ही है, एक सोशल, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इंटरवेंशन, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरवेंशन शायद
हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा। पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है, शायद कुछ लोगों ने करने की कोशिश भी की थी। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने करने की कोशिश की, अब तो इस समय बताएगा कितना सफल रहा कितना सफल नहीं रहा। लेकिन हमारा जो इंटरवेंशन है बुद्ध से कबीर का एक सोशल इंटरवेंशन है कि सामाजिक लेवल पे जा करके लोगों से हम बात करें अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, यहाँ की जो साझी विरासत है, जो संस्कृति रही है, मिलजुल कर रहने की, विविधता की संस्कृति रही है, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस की एक जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति को समझें और उसको टूटने न दें। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमारी साझी विरासत रही है उसके जो फ़ायदे रहे हैं, जो उससे जो खूबसूरती हमारे समाज में, जो ताकत हमारे देश में रही है, उसको हम वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। ये तो होना ही होना था, नहीं ऐसा नहीं होता। ये हमारी विरासत ऐसी थी, इसलिए हमारा देश ऐसा हुआ और इसलिए हमने आज़ादी हासिल की, इसलिए हमने एक पंथ निरपेक्ष संविधान चुना। वो ना होता तो ये संविधान जो है लोगों की सोच का ही एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। तो बुद्ध से कभी तक उसी तरह का प्रयास है कि लोगों में एक चेतना पैदा किया जाए, जो लोग समता के सिद्धांत में, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में मानते हैं, उनको एक साथ लाया जाए। जो इसके चीज़ें हैं, जो इसको मूल्य हैं, अलग अलग माध्यमों से लोगों तक ले जाई जाए। तो इस तरीके से शुरू किया गया, बड़े क्रिएटिव तरीके से। इसमें संगीत है, थिएटर है, बातचीत है, संवाद है, ये सब सारे माध्यम, जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम हो सकते हैं, उसको लेकर के बातचीत होती है। तो बुद्ध से कभी तक ये करता है, पिछले 5-6 सालों सब लोग ये काम तो हर साल यात्रा भी इसकी निकलती है। हर साल यात्रा निकलती है। तो सर इस बार इसकी यात्रा कहाँ किन शहरों में जा रही है? तो इस साल की यात्रा 28 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है, 5 दिन तक चलेगी, 2 दिसंबर तक जी। और पहले दिन महाराजगंज में है, फिर दूसरे दिन पिपराइच में है जी, और गोरखपुर में है, फिर तीसरे दिन मतलब 30 तारीख को उर्वा बाजार के इलाके में, दक्षिणी गोरखपुर ग्रामीण इलाका। 1 तारीख को फिर कप्तानगंज हाटा में है और आखिरी दिन 2 तारीख को परतावल और पीपीगंज में है। तो इस तरीके से है। तो बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जी सर, मैम भी जो है IAS जी से IAS पद पे थे, रिटायर हुई हैं। तो सर आपके यहाँ जो है जब आप और मैम बैठते हैं तो बातें किस तरह की होती हैं? देश की बातें, परिवार अरे नहीं, किस तरह की, मतलब उस लेवल की बातें होती हैं कि वो भी होती है, सब्जी की भी बात होती है, लड़कों की पढ़ाई की भी बात होती है, देश दुनिया की भी बात होती है, इधर उधर की भी बात होती है, म्यूजिक की बात होती है, कोई भी बात होती है, कोई एजेंडा नहीं होता है, कुछ भी सहज रूप से बात होती है। और ये भी है कि हम लोग ज़्यादातर घर में बहुत ज़्यादा ऑफिस की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफिस की बातें तो ऑफिस में होती रहती हैं, घर में हो भी जाती हैं, लेकिन घर की बातें होती है ज़्यादातर। तो और भी व्यक्तिगत चीज़ें होती है, क्योंकि बैलेंस होना ज़रूरी है ऑफिस के काम में और व्यक्तिगत ज़िंदगी में बैलेंस। तो उस तरीके से, और हर एक आदमी का अलग है। वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा ऑफिस के काम से जुड़ी रहती थी, मैं भी जुड़ा रहता था, लेकिन मेरा ये एक वो रहता था कि घर में ज़्यादातर ऑफिस की बात, जैसे घर पे मैं बहुत ही कम ही ऐसे मौके आएंगे घर पे मैंने फाइल ला के घर पे काम किया, ज़्यादातर वो काम नहीं, मुझे जाना तो ऑफिस में जाके करके फिर मैं घर आ जाऊँ। सर ये वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे हुई? क्योंकि मैम भी सर्विस में, आप भी सर्विस में, और फिर वो एक म्यूचुअल पॉइंट क्या था जहाँ पे मतलब एक देखिए, मतलब उसमें ऐसा है कि आप अगर होशियार हैं, आप अगर, और दूसरा एक विनम्रता भी कि आपको ये भी समझना चाहिए कि घर में आप हैं तो घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें आप करते रहिए जी। आप ये छोटी चीज़ है कि आपको सब्जी खरीदनी है, तो सब्जी खरीदने के लिए आपके घर में शायद कोई मदद हो तो कोई जाके लेके आ जाए, आप चले जाइए, लेके आ जाइए, कभी बाजार में चले जाइए, कुछ चीज़ें खरीदनी चले जाइए। तो अभी मुश्किल नहीं होता है, ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं होता। हमारे यहाँ थोड़ा सामंतवादी एक सोच लोगों की होती है कि हम ये कर सकते नहीं कर सकते। एक सहज भाव से ज़िंदगी जिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, एडजस्ट आता है। और जिम्मेदारी होती है, एक फैमिली है तो फैमिली में आपकी जिम्मेदारी होती है परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए। आपका लड़का है जैसे, तो अगर पढ़ाई में उसको कहीं कुछ ज़रूरत है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा उसको मदद कर दीजिए कि वो कर ले, या अगर उसको इम्तहान आ रहा है तो उसको एक थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, आप 10 दिन छुट्टी ले लीजिए, 20 दिन छुट्टी ले लीजिए, तो महीना छुट्टी ले लीजिए। तो वो सब सोचने समझने की ज़रूरत होती है और सब चीज़ें हो जाती हैं अगर आप करना चाहें जी। तो सर अंत में आप आज के युवाओं को क्या कुछ बातें आप बताना चाहेंगे जिससे अपने जीवन में वो एक प्रोग्रेसिव लाइफ और एक सुकून भरे जीवन ना वो जी पाएँ?
एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जी। कहना 2 लाइन में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ ये मैं कहूँगा कि अपने लिए ईमानदार बनो, अपनी कमियाँ समझो, अपनी ताकत समझो, अपनी कमियाँ और ताकत समझना अपनी सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप से ईमानदार रहो, ये समझो कि आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़। अब अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा है, आप फ़ोन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या सोशलाइजेशन में ज़्यादा, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं आपका वो फ़ोन आपको वो रिपोर्ट करता है ना कि आप 5 घंटे या 3 घंटे व्हाट्सएप पे रहे, 2 घंटे फेसबुक पे रहे, तो आपको ये नंबर्स है, ये नंबर से आपको सोचना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, मतलब। तो आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। पढ़ाई करते समय जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ोन को दूर रखिए। दूसरा ये कि मेहनत करिए, कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करिए, सोच समझ के मेहनत करिए। अपने में जो गलतियाँ होती हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। एक ईमानदार फीडबैक, अपना स्वमूल्यांकन करते रहिए, इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। और अच्छे दोस्तों को रखिए, अच्छे दोस्त रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ग्लैमर में और चमक में उस उम्र में एक वो अटेंशन सीकिंग एक वो होता है, वो भी एक कमज़ोरी होती है। और उस समय होता है 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल के हैं, तो उस समय ये था कि थोड़ा सा विनम्रता रखिए कि बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है, मेहनत करना ज़रूरी है। और फेलियर्स, असफलताएं मिलती हैं, गर्दन झुका के अपनी मेहनत करते रहिए, और गर्दन झुका के मेहनत करते रहिएगा, टारगेट आपकी नज़र में होगा तो सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जैसी अच्छी बातें हमें बताई, और हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो लोग आपकी बातों पे ज़रूर अमल करेंगे। मुझे खुशी होगी। अमल तो मैं नहीं कहूँ कि अमल करें, क्योंकि हर एक आदमी की ज़िंदगी और सोच अलग होती है। मेरे ये विचार थे, और ये मैं कहूँगा उसको आप गौर कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो उसको कंसिडर करिए, नहीं ठीक लगे रिजेक्ट करिए। हैव अ क्रिटिकल माइंड। बुद्ध ने कहा था कि बिना तर्क के कोई चीज़ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ बात हुई उसको आप क्रिटिकल तरीके से देखिए। जो कुछ लगता है सार को गही रहे तो होता दे उड़ाए वाली बात है, तो ऐसे है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।